ओके, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, राजस्थान बोर्ड में टोटल 17 चैप्टर्स हैं। 17 चैप्टर्स में से ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में जो आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे ये चैप्टर 1 का ही एक पार्ट है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में राजस्थान बोर्ड के पहले 2 चैप्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो अभी अपन चैप्टर 1 पर ही चल रहे हैं। राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ये देखेंगे कि पहली बात तो ये कि गाउस लॉ की ज़रूरत ही क्या पड़ गई। दूसरी बात, गाउस लॉ की अगर ज़रूरत पड़ गई तो गाउस लॉ होता क्या है। गाउस लॉ को डिफाइन करने से पहले हमको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब जाके हम गाउस लॉ को समझ पाएंगे। जैसे कि एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, और उसके बाद आकर हम पढ़ेंगे गाउस लॉ। ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक। अब देखो, मान लो कि मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हम चैप्टर 1 के कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर आ लूप बोल दो या रिंग बोल दो, एक ही बात है, ऑफ रेडियस r। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ लूप, व्हाट विल हैपन x इज ग्रेटर देन r। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अब समझ में आएगा धीरे धीरे। पहली बात तो ये समझो आई कि लूप या रिंग किसको कहते हैं। ये चीज़ है लूप या रिंग, समझ में आया? ये है रिंग, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, सिर्फ ये सरफेस है, ये एक लाइन सी है एक तरह से। बेसिकली एक लाइन थी, उस लाइन को मैंने ऐसे सर्कुलर शेप में मोड़ दिया, तो जो बनता है वो होता है लूप या रिंग। अभी अगर मैं इस पर क्यू चार्ज देता हूँ और ये क्यू चार्ज इस पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस रिंग को ऐसे रखूँ यहाँ पर इस बोर्ड पे, तो इस रिंग के लिए, यहाँ तक समझ में आ गया, रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है x डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ लूप। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा इस लूप की एक्सिस क्या होती है। अगर ये लूप ऐसे प्लेन में रखा हुआ है, तो अगर एक लाइन जो इसके सेंटर से पास होती हुई इस बोर्ड के अंदर जा रही है, उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द लूप। देखो ये लूप है या रिंग है, इस रिंग के एकदम सेंटर से पास होने वाली लाइन जो एकदम अंदर जा रही है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द लूप। तो एक्सिस समझ में आ गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँगा। अगर मैंने रिंग को ऐसे ड्रॉ किया तो मैं इसको तो बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूँ, रिंग को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो रिंग को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये समझो ये रहा। ठीक है, ये मैंने रिंग ड्रॉ कर दी। तो ऐसे रिंग ड्रॉ करने पे एक्सिस जो है मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ बोर्ड पे, ये हो गई मेरी एक्सिस। अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है, रिंग की रेडियस r है। ठीक है, एक्सिस पे x डिस्टेंस पे पॉइंट रखा हुआ है, इतना दूर मत लो, यहीं पे ले लो। x डिस्टेंस पे पॉइंट रखा हुआ है p, इस p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी देखो, चैप्टर 1 में मैंने सिर्फ अब तक एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये चार्ज पूरे के पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे के पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली। समझ में आ गया? तो अब मैं कैसे करूँ, मेरे को पॉइंट चार्ज की वजह से तो आता है, यहाँ पे तो ये पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब तो नया प्रॉब्लम आ गई ना, तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम मैथ में एक कंसेप्ट का सहारा लेंगे, 2 कंसेप्ट का बेसिकली। पहले हम देखेंगे सिमेट्री का कंसेप्ट। सिमेट्री का कंसेप्ट क्या है? देखो, मुझे मालूम है सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो अगर मैं यहाँ पर कहीं एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लूँ, मैं कहूँ कि अगर Q पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है dq,
ठीक है, इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो? उस चार्ज को उस पॉइंट से मिला देते हो और उस लाइन को ज्वाइन कर देते हो, आगे पीछे बढ़ा देते हो। ठीक है, इस लाइन को आगे पीछे बढ़ाने के बाद हम चार्ज का साइन देखते हैं। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर और नेगेटिव है तो अंदर की ओर। यहाँ पर क्यू दे रखा है, मतलब कुछ नहीं दे रखा, मतलब पॉजिटिव है। तो इस डी क्यू की वजह से, डी क्यू होता है बहुत ही स्मॉल, चार्ज आया या इलेक्ट्रिक फील्ड आई डी ई इस डायरेक्शन में बाहर की ओर। ठीक है, अब मैथ में सिमेट्री का कंसेप्ट क्या बोलता है? देखो ध्यान से, सिमेट्री का कंसेप्ट ये बोलता है कि जैसे यहाँ पर ये पॉइंट लिया, एज इट इज एक छोटा सा पॉइंट जस्ट इसके नीचे ले लो, सेम चार्ज डी क्यू पॉइंट चार्ज, सिमेट्रिकली इतना ऊपर है उतना नीचे। तो इस चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पर तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। फिर से इसके लिए इस लाइन को, इस चार्ज को इस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ज्वाइन करो और अगर पॉजिटिव है तो बाहर की ओर जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो, डी ई। समझ में आ गया? अब देखो, ये देख के आपका दिमाग चमक रहा होगा। डाइपोल में मैंने ऐसा ही एक कंसेप्ट देखा था कि जब दो वेक्टर डी ई और डी ई अलग अलग एंगल पे जुड़ रहे हों, अलग अलग एंगल पे लग रहे हों, तो तुरंत मैं उनको एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड कर देता हूँ, तो एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है। ये देखो, अगर मैं इसको वाई एक्सिस का नाम दूँ, इसको एक्स एक्सिस का नाम दूँ, ठीक है, अब पहले तो एंगल ले लो, मान लो ये एंगल है थीटा, तो सिमेट्री से ये एंगल भी हो गया थीटा, ये थीटा है तो ये भी हो गया थीटा और ये भी हो गया थीटा। ठीक है, अब डी ई का एक कंपोनेंट तो निकाल दो एक्स एक्सिस पे और एक कंपोनेंट निकाल दो वाई एक्सिस पे। सिर्फ इसको समझना, सिर्फ इसको समझना, बाकी सब भूल जाओ। ये रहा डी ई इस वाले चार्ज की वजह से और ये रहा डी ई इस वाले चार्ज की वजह से। ठीक है, और ये रहा थीटा, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? अभी अगर मैं इसको एक्स और वाई एक्सिस पे ब्रेक डाउन करता हूँ तो याद करो, जिधर थीटा है उधर कॉस कंपोनेंट, तो यहाँ पे आ गया डी ई कॉस थीटा, फिर इसका आया ये भी वाला डी ई कॉस थीटा। समझ में आया? जहाँ थीटा नहीं है वो कंपोनेंट कौन सा होता है? साइन कंपोनेंट। याद आ रहा है? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में हमने टाइम इसीलिए लगाया था क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट बना रहे थे। अब वहाँ के कंसेप्ट धड़ल्ले से आगे बहुत यूज आएंगे। पूरे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक सब कुछ कनेक्टेड है, तो इन बातों का ध्यान रखें। इसीलिए पहली बार जब वो चीज़ करवाऊँगा डीप में और डिटेल में, दूसरी बार मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहली बार आप लोगों ने ईमानदारी से चीज़ पढ़ ली है। तो अगर यहाँ पे डाउट आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से जब निकाला था इक्वेटोरियल एक्सिस पे, वो वाला डेरिवेशन देख लेना, बहुत डिटेल में करवा रखा है ये पॉइंट। फिर से ये डी ई साइन थीटा, अब मैं फिर से क्या कहूँगा, डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और डी ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब मैं इस चीज़ को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डी ई साइन थीटा component will cancel out each other। ठीक है, तो along x axis, along x axis मेरा नेट डी ई इस डी क्यू की वजह से कितना है? डी ई कॉस थीटा। याद आ रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? डी ई कॉस थीटा। ठीक है, साइन वाले कंपोनेंट हर बार कैंसिल आउट होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लूँगा तो इसका सिमेट्रिकल यहाँ पर एक पॉइंट लूँगा, फिर से इन दोनों का साइन कंपोनेंट तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों का कॉस कंपोनेंट फिर से ऐड होता जाएगा। तो सारे डी क्यू का छोटे छोटे डी क्यू लेता जाऊंगा, छोटे छोटे डी क्यू लेता जाऊंगा, छोटे छोटे डी क्यू लेता जाऊंगा और उनके सिमेट्रिकली दूसरा डी क्यू लेता जाऊंगा, उन दोनों का साइन कंपोनेंट कैंसिल होता जाएगा।
कोस कंपोनेंट ऐड होता जाएगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ना, यहां पर मैथ का दूसरा कंसेप्ट यूज करते हैं और वो कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं कि अगर आपको एक छोटी सी चीज पर एक छोटी सी चीज पता है, देखो इस छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पता है मुझे, तो अगर मैं अब पूरी चीज पे, मेरे पूरी शेप पर नेट निकालना चाहूं, मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना चाहूं, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ऐड करना चाहूं, ऐड यानी कि इंटीग्रेट करना चाहूं, तो यानी कि टोटल हो जाता है इंटीग्रेशन। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। ठीक है। अभी एक बात बताओ, डी की वैल्यू क्या है, के इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। के इंटू क्यू, चार्ज क्या है, छोटा सा चार्ज डी क्यू, ओवर आर स्क्वायर क्या है, इस डी क्यू की इस पॉइंट से डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वैल्यू x, ये वैल्यू r, तो ये वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, चैप्टर 1 में करवा दिया है डिटेल में, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। फिर से आ जाओ सेम ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल में कॉस थीटा, ये भी मैं चैप्टर 1 में करवा चुका हूँ। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, एडजेसेंट क्या है x, हाइपोटेनियस क्या है, ये रहा, लिख दो x ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब याद रखो जब भी अपने को इंटीग्रेशन निकालना है, छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, नेट ई, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन में हमेशा जो चीज़ कांस्टेंट है, जो चीज़ बदल ही नहीं रही, उसको तो बाहर निकाल लो, सिर्फ जो चीज़ वेरिएबल हो रही है उसको छोड़ दो। देखो के कांस्टेंट है, आर एक्स, आर रिंग की रेडियस है, हमेशा कांस्टेंट है, एक्स डिस्टेंस दे रखी है, हमेशा कांस्टेंट है, ये 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 भी कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट बाहर निकालो इंटीग्रेशन से। के एक्स डिवाइड बाय, देखो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ये भी मैं करवा चुका हूँ, एक्स की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर 1 हो जाता है एक्स की पावर 3/2, ये दोनों ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, बाहर आएंगी, कितनी आएंगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया डी क्यू। ये बात तो मुझे पता है, छोटा छोटा डी क्यू अगर मैं पूरी रिंग पे जोड़ दूं, पूरी रिंग का ही तो इंटीग्रेशन हो रहा है, छोटा छोटा डी क्यू पूरी रिंग पे जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज, क्योंकि वही क्यू तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसी को वापस ऐड कर रहा हूं, तो आंसर मेरा क्या आ गया, के क्यू ओवर एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फाइनली आंसर आ गया। आंसर को देख लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर x की वैल्यू r से बहुत बड़ी है तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू r से बहुत बड़ी है तो मैं r स्क्वायर कहाँ लिखूँ यहाँ पे, तो मैं r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, क्योंकि r को तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर है। ऐसे देखो रिंग है, छोटी सी रिंग है, रिंग का रेडियस तो है बहुत छोटा और ये एक्सिस पे बहुत दूर खड़ा है, तो यानी कि x बहुत बड़ा हो गया, तो x बड़ा हो गया r से, ठीक है। तो r को नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब, कितना गिरेगा बे, तो इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ मैं, के क्यू इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, उसका
ये कैंसिल एक्स क्यूब, एक्स से ये बच गया, ये हो गया के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये तो गड़बड़ हो गई, ध्यान से देखो इसको। तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो मैंने क्यू चार्ज रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, पूरी रिंग पे समान डिस्ट्रीब्यूट था। अब इस रिंग पे एक्सिस पे बहुत दूर एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर खड़ा होकर एक्स डिस्टेंस से मैंने इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड आया के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मान लो मैं ये मान लूँ कि ये रिंग एक पॉइंट चार्ज पर है, यहाँ पर एकदम सेंटर पर है, तो नेट चार्ज उस रिंग पे कितना हो गया Q, और Q से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r कितना दिया हुआ है x, तो आंसर कितना आ रहा है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि मैंने जो इतनी मेहनत की, सिमेट्री लगाई, इंटीग्रेशन किया, कहीं ना कहीं कुछ आंसर ऐसा आ रहा है जो मुझे ये कहना चाह रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। शायद यहाँ पर कुछ और लग सकता था और शायद ये क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो सकता था। ऐसे शायद का जवाब देने के लिए मतलब जब जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर बार मुझे यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। फिजिक्स में और कोई कंसेप्ट ही नहीं है। छोटा सा डी क्यू लूँगा, सिमेट्रिकल लूँगा, एक कंपोनेंट कैंसिल होगा, बाकी कंपोनेंट ऐड होंगे, फिर छोटे छोटे ऐड होके इंटीग्रेशन निकालूंगा। यहाँ पे तो इंटीग्रेशन इजी हो गया, बहुत बार इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तब जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ऐसी चीज़ों को सोल्व करने के लिए काम आता है गाउस लॉ। समझ में आ गया? कब गाउस लॉ काम आता है? जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, पॉइंट चार्ज नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। समझ में आ गया? तो अब मैं गाउस लॉ पढ़ूंगा, पर गाउस लॉ को पढ़ने से पहले मैं 2-4 कंसेप्ट देखूंगा। अभी मैंने देखा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस क्वेश्चन में, तो पहले तो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी तरीके से हो सकता है। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले मुझे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप समझना पड़ेगा। चार्ज कितने टाइप की चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कितनी टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक होती है 1 डायमेंशनल, जैसे कि ये लाइन, इस लाइन पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इस लाइन पर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो मैं क्या कहूँगा? चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर ऐसे लाइन की जगह मुझे ऐसा एक प्लेन दे दें, ऐसा एक प्लेन दे दें जहां पर मैं इस प्लेन का एरिया निकाल सकूं। ये प्लेन क्या है? रेक्टेंगल है कि नहीं है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? दिस इंटू दिस। तो यहां पर मैं एक पूरा एरिया निकाल सकता हूं ना। क्या मैं लाइन पे तो पेंट नहीं कर सकता था, लेकिन इस पूरे बोर्ड पे पेंट कर सकता हूं, यानी कि बोर्ड का एरिया निकाल सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो अगर लीनियर, जैसे मैंने पहला कंसेप्ट देखा लीनियर चार्ज, ऐसे दूसरा कंसेप्ट देखूंगा सरफेस चार्ज। और तीसरा कंसेप्ट देखूंगा क्या होगा अगर इस बोर्ड की जगह मेरे पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि ये। ध्यान से देखना। अब इसमें अंतर क्या है? अगर मैं सिर्फ इसके इस वाले साइड की बात कर रहा हूं तो ये हो गया एरिया, सरफेस, ये एक सरफेस हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पूरे डायग्राम मतलब इस पूरे शेप की बात कर रहा हूँ तो अब क्या मैं इसको खोलकर इसके अंदर कुछ भर सकता हूँ? भर सकता हूँ ना। जब भी मैं किसी चीज़ के अंदर कुछ भर सकता हूँ ना, वो चीज़ होती है वॉल्यूम। वो क्या होता है? वॉल्यूम। इस 3 डायमेंशनल शेप में अगर मैं कुछ डाल सकता हूँ तो वो है इसका वॉल्यूम। तो मैं तीसरी चीज़ देखूंगा वॉल्यूम चार्ज। समझ में आ गया? लीनियर चार्ज मतलब एक लाइन के अलोंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सरफेस एरिया का मतलब मेरे पास एक सरफेस है और उसके पूरे एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। समझ में आ गया?
वॉल्यूम चार्ज का मतलब मेरे पास एक 3D शेप है, 3D शेप है, और उस पूरे 3D शेप के अंदर मतलब मैंने इसको चार्ज दिया, उस चार्ज इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है पूरे के अंदर, तो वो हो गया वॉल्यूम चार्ज। अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक लाइन के अलोंग, या एक सरफेस के अलोंग, या एक वॉल्यूम के अलोंग। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, बस मेरे को कुछ कुछ कंसेप्ट देखने। एक देखना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक देखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक देखना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा लैम्डा, सिग्मा और रो। लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा सिग्मा से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा गामा से। समझ में आ गया? अब देख लो मतलब क्या हुआ। मतलब ये कि अगर एक लाइन है, इस पूरी लाइन पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस पूरी लाइन पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इस पूरी लाइन की लेंथ है L, यानी कि अगर L लेंथ पर चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा? बचपन में पढ़ा था, Q/L। ये जो यूनिट लेंथ पर चार्ज है ना, इसी को मैं बोलता हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि एक छोटी सी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। अगर पूरी लाइन पर चार्ज है Q, यानी कि L पर चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा? Q/L। समझ में आ गया? तो यही होता है लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? Q/L। यहां से अगर लैम्डा की यूनिट निकालूं तो ये हो गया कूलाम/मीटर। ये है लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे ही अगर सरफेस चार्ज की बात हो रही है, मतलब मेरे पास मान लो एक शीट है ऐसे, इस पूरे को मैंने चार्ज दे दिया ऐसे, समझ में आ रहा है? यहां पे तो इस पूरी लाइन पे चार्ज था ऐसे, अब मैंने इस पूरी शीट पे चार्ज दे दिया। शीट का क्या निकलता है? एरिया, सरफेस एरिया S। तो यानी कि अगर S सरफेस एरिया पर चार्ज है Q, तो यूनिट सरफेस एरिया पर चार्ज होगा Q/S, और इसी चीज़ को मैं नाम दूंगा सिग्मा का। सिग्मा की वैल्यू होती है Q/S। फिर से अगर मैं इसकी यूनिट निकालूंगा तो Q होता है कूलाम, और सरफेस एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई कूलाम/मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मेरे पास एक 3 डायमेंशनल शेप है, मैंने बोला ना वॉल्यूम, अगर मेरे पास एक 3 डायमेंशनल शेप है ऐसे, ये रही, अब मैंने इस पूरे को प्लस चार्ज दे दिया, इस पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मैं क्या कहूँगा? अगर V वॉल्यूम पे चार्ज है Q, तो यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज होगा Q/V। वही यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज जो होता है ना, उसको मैं बोलता हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि गामा, Q/V। और ये हो गया कूलाम/मीटर क्यूब। ठीक है, अगर लाइन के अलोंग है तो लैम्डा लीनियर चार्ज, L पर Q है तो यूनिट पर Q/L। अगर सरफेस एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है कंटिन्यूसली, तो मैं क्या कहूँगा? अगर S एरिया पे चार्ज है Q, तो 1 पर चार्ज है Q/S। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा सिग्मा से, और वॉल्यूम के लिए मैं रिप्रेजेंट करूँगा गामा से। तो बेसिकली आपको 3 रिप्रेजेंटेशन याद रखने। इसके साथ में याद रखने की टेक्निक अपन देखते हैं। याद रखने की टेक्निक देखो, ले मटा सारे गामा बोलेरो गाड़ी। जैसे आपसे कोई चीज़ मांगने आया, बोले भाई ये चीज़ दे दे, बोले ले मटा, मतलब ले मटा मतलब लीनियर जब है तो ले मटा मतलब लेमड़ा, जब लीनियर है तो लेमड़ा, लीनियर है तो लेमड़ा, लेमटा, लीनियर है तो लेमटा। ठीक है, सरफेस चार्ज है तो सिग्मा, सरफेस चार्ज है
तो सिग्मा, सारे गामा सरफेस सिग्मा, सारे गामा सरफेस सिग्मा। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, इसलिए याद करा रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम है तो रो, इसको रो बोलते हैं, ये आर हल्का सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। रो, वॉल्यूम है तो रो, बोले यानी कि वॉल्यूम, बोले रो, यानी कि मैंने क्या याद किया, लेमटा, यानी कि लीनियर है तो लेमटा, ठीक है। सारे गामा यानी कि सरफेस है तो सिग्मा, सारे गामा, ठीक है। और वॉल्यूम है तो बोलेरो, और वैल्यू क्या होती है, सब की वही होती है, Q अपॉन, ये लीनियर की बात हो रही है तो यानी कि एल लेंथ, सिग्मा की बात करोगे तो Q अपॉन, ये सरफेस की बात हो रही है यानी कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम की बात कर रहे हो यानी कि गामा की बात कर रहे हो तो यानी कि Q अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहे हो यानी कि V। याद हो गया, अच्छे से याद हो गया, पक्का एकदम 100%। लेमटा, सारे गामा, बोलेरो, ठीक है, ओके। तो अब मैं देखूंगा 2-4 छोटे मोटे कंसेप्ट, फिर गॉस लॉ, ठीक है। तो पहली चीज मैं देखूंगा सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर। इस क्वांटिटी को डिफाइन करूंगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एरिया वेक्टर यानी कि कुछ नहीं कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास ये एक सरफेस है, दिखाई दे रहा है, क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, दिस इंटू दिस, ये हो गया एरिया। और इस एरिया को मैंने नाम दिया है, एरिया वेक्टर को नाम दिया है एस वेक्टर। तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, किसी भी सरफेस का एरिया निकालना तो मुझे आता है, 9th-10th के बेसिक मैंने समझा है। एरिया वेक्टर क्या होता है बस ये देख लो, एरिया वेक्टर क्या होता है बस ये देख लो, तो बाकी चीज़ अपने आप ख़त्म हो गई। एरिया वेक्टर कुछ नहीं होता, 2 तरह के मेरे सरफेस हो सकती हैं, तो 2 तरह के एरिया वेक्टर होते हैं। जैसे कि अगर ओपन सरफेस है, ध्यान से देखना, अगर ओपन सरफेस है, जैसे कि ये देखो, यहाँ से एक जैसी लग रही है ना, यहाँ से एक जैसी लग रही है ना, तो ये हो गई ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस के लिए एरिया तो ये हो गया। वेक्टर की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। अब इस प्लेन के लिए ये भी नॉर्मल हो गया, ध्यान से देखना, इस तरफ जाने वाला वेक्टर भी और इस तरफ जाने वाला वेक्टर भी, इसको हटा देता हूँ, यानी कि ये वेक्टर भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल है, और ये भी इसके परपेंडिकुलर है। आप कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हो एस वेक्टर की, कोई भी एक। अगर आपने ये एस वेक्टर ले लिया तो ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हो गई नेगेटिव, बस, ठीक है। जैसे मान लो मेरा सरफेस ऐसे रखा है, ध्यान से देखना, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कैसे हो गई? ऐसे, या तो ऐसे या फिर ऐसे, 2 ही तो लाइन बनी। सरफेस एरिया तो मैं निकाल लूंगा, इसका वेक्टर या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर, या तो ये सरफेस एरिया ले लो या फिर ये सरफेस एरिया वेक्टर ले लो, मतलब वेक्टर की कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे पास एक ओपन सरफेस है तो ये वाली डायरेक्शन या ये वाली डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले सकते हो। और एरिया तो मुझे निकालना आता ही है, एस वेक्टर कौन सा हो गया? या तो ये या फिर ये, जो भी एक लोगे दूसरा नेगेटिव अपने आप हो जाएगा। दूसरा, अगर मेरे पास हो क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस किसको कहते हैं? ये है क्लोज सरफेस, आप इसको देखेंगे ये क्लोज है कि नहीं? अब यहां पर ये तो हो गई अंदर जाने वाली लाइन, ध्यान से देखना, और ये हो गई बाहर आने वाली लाइन, आपकी तरफ आने वाली, ठीक है। ऐसे अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो ये तो हो गई अंदर जाने वाली लाइन और ये हो गई बाहर आने वाली लाइन,
जब मेरा सरफेस ओपन था, दोनों तरफ से एक जैसा दिख रहा था, तो दोनों लाइनें मुझे एक जैसी नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी सरफेस क्लोज हो गई, जैसे ही मेरी सरफेस क्लोज हो गई, अब एक लाइन बाहर आने वाली हो गई और एक लाइन अंदर आने वाली हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैंने क्लोज सरफेस में आउटवर्ड नॉर्मल को, यानी कि वो लाइन जो बाहर आ रही है 90 डिग्री पे, देखो ये ऐसे रखा है। अगर मुझे इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, इसके रेस्पेक्ट में, तो ये बाहर आने वाली लाइन जो इसके 90 डिग्री पे आ रही हो, आउटवर्ड नॉर्मल, ये जो डायरेक्शन है ना, ये मैं पॉजिटिव लेता हूँ। बाकी एरिया निकालना तो आपको आता ही है, बस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना था। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर एरिया एक वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है किसी भी सरफेस का। जैसे मैंने मान लो आपको ये सरफेस दे दी, तो क्या आप इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते एरिया का? दिस इंटू दिस, खत्म। अब बस डायरेक्शन देखनी थी। डायरेक्शन के लिए या तो सरफेस ओपन होगी या सरफेस क्लोज होगी। अगर सरफेस ओपन होगी, जैसे कि ये, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन पॉजिटिव ली जा सकती हैं। मतलब कोई सी एक ली जा सकती है। अगर ये पॉजिटिव ले ली तो ये अपने आप नेगेटिव, ये पॉजिटिव ले ली तो ये अपने आप नेगेटिव। कोई भी एक पॉजिटिव ले लो, कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर सरफेस क्लोज है, यानी कि अगर सरफेस ऐसी है, तो आउटवर्ड नॉर्मल, जैसे अगर इस सरफेस के लिए बात कर रहे हो तो ये वाला आपकी तरफ आने वाला, अगर इस सरफेस की बात कर रहे हो तो ये वाला, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगला कंसेप्ट देखूंगा, और अगला कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 5 फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? अब फ्लक्स के लिए ऐसे समझो कि मान लो ये पानी बह रहा है, मान लो ये पानी बह रहा है। ठीक है, अब इस पानी में इमेजिन करना, तभी समझ में आएगा। ये मैंने एक सरफेस एरिया लिया, इस एरिया को मैं ऐसे रख दूं, तो क्या इस एरिया के अंदर से कोई पानी जा पाएगा? क्या नहीं जाएगा ना, क्योंकि पानी भी ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, ध्यान से देखना, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एंटर होने लग जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा और टेढ़ा किया तो और पानी एंटर होने लग जाएगा, और टेढ़ा किया और पानी एंटर होने लग जाएगा, और एकदम ऐसे कर दिया तो अब सारा का सारा पानी जो इस सरफेस एरिया में जा सकता है, वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, सारा का सारा इससे निकल के बाहर आ जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं वाटर फ्लक्स। फ्लक्स किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो। वाटर बह रहा है, मैंने एक सरफेस रख दी, कितना उसमें से वाटर निकल रहा है? वाटर फ्लक्स। अगर हवा बह रही है और हवा के सामने एक सरफेस रख दी, तो कितनी हवा पास हो रही है? एयर फ्लक्स। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक एरिया रख दूं, तो इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा? वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म। तो मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, इसका मान लो ये सरफेस एरिया है ds वेक्टर, समझ में आया? प्लेन के परपेंडिकुलरली। और मान लो यहाँ पर ये ई वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब ध्यान से देखना, अगर ये ई है, अगर ये ई है और ये मेरा सरफेस है, अगर सरफेस ऐसे रखी है, तो इस सरफेस का सरफेस एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे? प्लेन के परपेंडिकुलरली, या तो ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन, क्योंकि ये ओपन सरफेस है ना, कोई भी ले लो। मान लो मैंने ये ली, अगर ds ऐसे है और e ऐसे है, तो बताना जरा फ्लक्स पास हुआ क्या? नहीं। तो यानी कि जब थीटा 90 है, जब थीटा 90 है, तो फ्लक्स फाई 0 था।
सरफेस एरिया बाहर की ओर, ई एंगल 90। और जब ऐसे रखा हुआ है ये, यानी कि सरफेस एरिया किधर है, बाहर की ओर, जब सरफेस एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तब मेरे को फ्लक्स मिल रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम अभी तो पास होगा, जैसे ही थोड़ा टेढ़ा करूंगा तो कम पास होगा। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स है मेरा मैक्सिमम। यानी कि मुझे समझ में आ गया, ये जो फ्लक्स है ना, ये एरिया पे भी डिपेंड करता है, कितना बड़ा एरिया है, लाइंस पे भी डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा लाइंस हैं या कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साथ ही उन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो फाई को डिफाइन किया जाता है ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी एस वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे तीसरी क्वांटिटी जो मिल रही हो वो वेक्टर नहीं होके सिर्फ स्केलर हो। फ्लक्स तो सिर्फ ये बता रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, डायरेक्शन से तो इसको कोई खास मतलब होता ही नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता या ऐसे होता, इसको फ्लक्स को कोई मतलब नहीं होने वाला था। तो ये क्वांटिटी है स्केलर, तो ये है डॉट प्रोडक्ट। तो E इंटू डी एस क्या हो गया, E डी एस कॉस थीटा। ये मेरा हो गया फ्लक्स की डेफिनेशन। तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन करूंगा, फॉर एनी सरफेस एरिया डी एस वेक्टर इफ सरफेस एरिया डी एस मेक्स एन एंगल थीटा with respect to electric field E, then flux can be defined as E vector dot product ds vector। समझ में आ गया, सिंपल जो है वही लिखना है। If area vector ds makes an angle theta with electric field E, then electric flux d phi, ds के लिए d phi भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सरफेस है ना, तो d phi डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। If area vector ds makes an angle theta with electric field E, then electric flux d phi is defined as E ds cos theta, where theta is the angle between E and ds। A vector B vector और उनके बीच में बनने वाला एंगल, तो मैं इसको E vector डॉट ds वेक्टर भी लिख सकता हूँ। ये डॉट डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। मान लो मेरे को ये दिया हुआ है कि एक नोट्स में है ये क्वेश्चन, नोट्स वाला क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ताकि आप आराम से इस चीज़ को समझ सकें। एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और ये सिलेंडर की एक्सिस है, ये सिलेंडर की एक्सिस है। इस सिलेंडर को इस तरह से रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इसकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गई। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, है ना, और ये एक्सिस है, तो क्या एक्सिस ई के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है? हाँ। तो ऐसा सिलेंडर अगर उसकी एक्सिस ई वेक्टर के पैरेलल हो और ये ई यूनिफॉर्म हो, कंडीशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो इस सिलेंडर से निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालो। इस सिलेंडर से निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालो। क्वेश्चन समझ में आ गया? है बहुत सिंपल, दिखने में अजीब लग रहा है, कुछ नहीं है। देखो सिलेंडर, आप सिलेंडर में देख लो, तुम सिलेंडर की कितने सरफेस जानते हो? एक ये सर्कुलर शेप जानते हो कि नहीं जानते हो? इस सर्कुलर शेप के लिए अगर मैं एरिया वेक्टर डिफाइन करूं तो कैसे आएगा? क्लोज सरफेस है बाहर की ओर, ये लो ds1 वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही ये एक सर्कुलर शेप है, इस सर्कुलर शेप के लिए अगर मैं एरिया वेक्टर डिफाइन करूं तो ये किधर आएगा? फिर से बाहर की ओर, ds2 वेक्टर, ठीक है। तीसरी बची ये इसकी कर्व्ड सरफेस, तीसरी बची ये इसकी कर्व्ड सरफेस।
इस कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर फिर से कहाँ आएगा, बाहर की ओर, इधर ले लो या इधर ले लो, ये दोनों ही बाहर की ओर आएंगे। ये ले लो DS3 वेक्टर। एक सिलेंडर में 3 ही तो सरफेस होती हैं, एक सिलेंडर में 3 ही तो सरफेस होती हैं, एक तो ये वाली सर्कुलर, ये लो इसके बाहर की ओर सरफेस, एक ये वाली सर्कुलर, ये लो इसके बाहर की ओर एरिया वेक्टर, और एक ये कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस के लिए बाहर वाला DS। अब बताओ ये E वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 0। ये E वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, E इधर है ना, देखो E हर बार इधर है 90 डिग्री, और ये E वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, E वेक्टर इधर है और DS इधर है, ये एंगल है 180। ठीक है, बस समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन खत्म। मुझे मालूम है, मैंने अभी पढ़ा है कि फाई इज नथिंग बट E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, स्मॉल सरफेस के लिए स्मॉल फ्लक्स, तो टोटल सरफेस के लिए फिर से वही इंटीग्रेशन अभी मैंने पढ़ा है। छोटी चीज़ के लिए अगर ये दे रखा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इस पूरे सरफेस का क्लोज होना, ये क्लोज सरफेस होती है, तो मैं ऐसा इस पर ये सिंबल लगा देता हूँ सर्किल का। इसका मतलब हो गया क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। क्लोज सरफेस के लिए तो मैंने सारे एस वेक्टर डिफाइन किए, है ना। अब बताओ मेरे पास कितनी सरफेस है मेरे क्वेश्चन में, 1 2 3, टोटल 3 सरफेस हैं। इन तीनों को लिख दो, DS1 E इंटू DS1 cos थीटा प्लस E इंटू DS2 इंटू cos थीटा प्लस E इंटू DS3 इंटू cos थीटा। ठीक है, E और DS1 कितना एंगल बना रहे हैं, E और DS1 180, ये है cos ऑफ 180, cos ऑफ 180 होता है -1। E और DS2 कितना एंगल बना रहे हैं, 0, cos 0 की वैल्यू होती है +1। E और DS3 कितना एंगल बना रहे हैं, 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये तो पूरा हो गया 0, ये तो पूरा हो गया 0। अब बचे ये, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DS1 -1 है ना, बाहर आ गया, प्लस फिर से यहाँ से E बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DS2 अब मुझे एक बात बताओ, इस सरफेस एरिया ये DS, ये क्या आप इसको जानते हो, क्या ये सर्कुलर शेप है, क्या ये सर्कुलर शेप है या नहीं। इस सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है, πr²। तो यानी कि इस पूरे का सरफेस एरिया क्या हो गया, πr², यानी कि -E इंटू πr², ये r मान लो। ऐसे ही DS2 क्या हो गया, इस सर्कुलर शेप का एरिया, इस सर्कुलर शेप का एरिया फिर से कितना हो गया, πr², तो +E इंटू πr², यानी कि आंसर कितना हो गया, -E इंटू πr² प्लस E इंटू πr² इज इक्वल टू 0। तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, 0। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन को समझ गए ना, तो आगे बड़े वाले डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में एक्चुअली में आते हैं वो आप बहुत आराम से बना लोगे। ठीक है, ध्यान से देखो, सिलेंडर था, सिलेंडर के लिए E और एक्सिस, सिलेंडर की एक्सिस ये दोनों पैरेलल थी, मतलब दोनों के बीच में एंगल था 0। सिलेंडर में होती है 3 सरफेस, एक ये सर्कुलर शेप, एक ये सर्कुलर शेप और एक ये कर्व्ड शेप। इन तीनों सरफेस के लिए मैंने अलग डिफाइन किया एरिया वेक्टर,
ये रहा DS1, ये रहा DS2 और ये रहा DS3। क्लोज सरफेस थी तो मैंने एरिया कौन सा डिफाइन किया, 90 डिग्री वाला बाहर वाला, 90 डिग्री बाहर, 90 डिग्री बाहर, 90 डिग्री बाहर। अब इनका ई से एंगल देख लो, यहाँ पर ई इधर है, DS इधर है, एंगल 0। यहाँ पर ई इधर है, DS इधर है, एंगल 180। यहाँ पर ई इधर है, एंगल इधर है, एंगल 90। छोटे से सरफेस के लिए डी फाई कितना था, E इंटू डी एस। तो टोटल सरफेस के लिए कितना हो गया, E इंटू डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ये होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर सरफेस। समझ में आ गया? क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ। कितनी सरफेस हैं, सब पे अलग अलग लगा दो, E यूनिफॉर्म में इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, cos 90 0 हो गया। अब बचे सिर्फ ये दोनों, एक +1 एक -1, ये हो गया 0। सरफेस एरिया कैसे निकाला, जिस भी आप सरफेस की बात कर रहे हो उसका एरिया। ये क्या है, ये कि एक सर्कुलर शेप है कि नहीं, सर्कुलर शेप है तो इसका एरिया कितना हो गया, πr²। बस वही लिखा है, ठीक है। समझ में आया? अच्छे से देख लो। ओके, अब हम पढ़ेंगे तीसरा कंसेप्ट यानी कि गॉस लॉ। फाइनली अब हमारी औकात हो गई कि अब हम गॉस लॉ पढ़ सकें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन। अब हम गॉस लॉ को समझने लायक हो गए। गॉस लॉ कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। गॉस लॉ सिर्फ ये बोलता है कि अगर मेरे को एक क्लोज सरफेस दे रखी है, फॉर एनी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब समझ में आ गया आपको अच्छे से, एरिया वेक्टर में समझा दिया मैंने। दो तरह की सरफेस होती हैं, ओपन और क्लोज। तो क्लोज सरफेस की बात हो रही है। फॉर एनी क्लोज सरफेस नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होता है, फाई इज गिवन एज, फाई इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। चैप्टर 1 में करवा चुका हूँ, अच्छे से डिटेल में याद कर लो। बस यही है गॉस लॉ, खत्म खत्म। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्यू इन। इस क्यू इन को आप क्यू एनक्लोज भी लिख सकते हो या क्यू इन एनक्लोज भी लिख सकते हो। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स अगर निकालना है तो वो होता है क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल चार्ज कितना अंदर है उस क्लोज सरफेस के, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। समझना आ गया? अच्छा, अभी अभी मैंने इलेक्ट्रिक में ये देखा है कि फाई क्या होता है। अगर मैं छोटे सरफेस के लिए निकालता हूँ तो ये होता है ई डॉट डी एस वेक्टर। अगर पूरे के लिए निकालता हूँ तो इंटीग्रेशन हो जाता है क्लोज सरफेस का। तो मेरा फाई क्या आता है, मेरा फाई आता है क्लोज सरफेस। ये हो गया क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये भी फाई है, ये भी फाई है। क्यों ना इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। अगर इक्वेट कर दिया जाए तो फाइनल जो गॉस लॉ की डेफिनेशन निकल के आती है वो आती है फाई इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा एक बात बताओ, अगर फाई की यूनिट निकालनी हो तो निकाल नहीं सकते क्या? अगर मान लो मुझे फाई की यूनिट निकालनी हो तो क्या मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो फाई की यूनिट क्या होगी, ई इंटू डी एस। ई की यूनिट क्या होती है, एफ बाई क्यू। ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है ना। फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, सिर्फ यूनिट निकाल रहा हूँ तो ई की वैल्यू होती है एफ बाई क्यू, यूनिट निकालने का तरीका बता रहा हूँ, इंटू एस। एफ यानी कि फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्यू की यूनिट होती है कुलाम, और ये सरफेस एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू एन लेंथ यानी कि एम स्क्वायर। ये लो निकल के आ गए इसकी यूनिट। ठीक है, मैंने आपको
चैप्टर 1 में ये भी कहा था कि ई की एक और यूनिट होती है V/m, वोल्ट अपॉन मीटर। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, अभी इसके आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर ई की वैल्यू V/m लिख दूँ, सरफेस एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से m से m² कैंसिल और V × m भी लिख सकते हो। ये हो गई फाई की यूनिट, ये हो गया गाउस लॉ, ठीक है। अब इस गाउस लॉ को समझने के लिए अच्छे से देख लो। पहले तो गाउस लॉ समझ में आ गया ना, तो सब कुछ क्लियर हो गया इस चैप्टर में। गाउस लॉ में ये तो है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, और ये है इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो Q इन है, ये है एनक्लोज्ड चार्ज। क्या है? एनक्लोज्ड चार्ज इन दैट सरफेस। मेरे सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, लेकिन मेरे क्लोज सरफेस के अंदर कितने हैं वो ही मैं Q इन में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है टोटल चार्ज मेरे सिस्टम में जितने भी हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत लोग गलत करके आते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस बात को ऐसे समझो। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक चार्ज रखा है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे एक चार्ज रखा है -1 माइक्रोकूलम, और ये क्लोज सरफेस, ये शेडेड, ये वाली। मान लो ये जो शेडेड रीजन है ना, ये इस शेडेड रीजन, क्या ये क्लोज है कि नहीं है? इस शेडेड रीजन के लिए मुझे फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है? Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, Q इन कौन सा हो गया? क्या ये सारे चार्ज कैलकुलेट करूं मैं? नहीं। जिस क्लोज सरफेस के लिए मुझे फाई निकालना है ना, फाई, सिर्फ उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं, Q इन अंदर कितने हैं, कितने चार्ज एनक्लोज हैं, सारे चार्ज नहीं लेने सिस्टम के, सिर्फ वो चार्ज जो मेरे गॉसियन सरफेस के, इस क्लोज सरफेस के अंदर हैं। तो टोटल इसके अंदर कितने चार्ज हो गए? 2 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा फाई हो गया। ये वैल्यू तो मुझे पता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, 1 2 3 6। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻⁻12। इसको सोल्व कर लो, ये जो आया फ्लक्स है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? सारे चार्ज नहीं लिए, सिर्फ वही चार्ज लिया जिसके रेस्पेक्ट में मुझे फाई निकालना है, ठीक है। लेकिन ये जो EDS होता है ना राइट हैंड साइड में, E वेक्टर, ये इन सब चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब इस क्लोज सरफेस में इसकी इन सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो तो है ये, और Q इन है सिर्फ और सिर्फ मेरी गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज चार्ज। बस ये ध्यान रखना है। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। समझ में आ गया? गॉस लॉ अच्छे से समझ लो। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स Q क्या होता है? फाई इज इक्वल टू Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। साथ ही मैंने पुराना कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये देखा है कि छोटे से ds की वैल्यू होती है d फाई इज इक्वल टू E इंटू ds। पूरे के लिए हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ s ऑफ E इंटू ds, यानी कि ये भी फाई है और ये भी फाई है। अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो ये हो गया नेट फाई। ये हो गया गॉस लॉ। अब अगर आप देखोगे ना वो पुराना क्वेश्चन सिलेंडर वाला, ये सिलेंडर रखा था, याद करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, ऐसे एक्सिस थी, मेरे को बोला था इस सिलेंडर के लिए फ्लक्स निकालो। अब देखो ये फॉर्मूला यूज़ करो सीधा सीधा, फाई इज इक्वल टू Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे को एक बात बताओ, सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज रखा है क्या? नहीं ना, सिलेंडर में तो कोई चार्ज दिखाई नहीं रखा। तो यानी कि Q इन कितना हो गया? 0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। देखो कितना, 3 लाइन में आंसर आ गया।
ये है गॉसियन लॉ। देखो इससे जस्ट पहले मैंने यही क्वेश्चन सोल्व किया, कितना डिफिकल्ट पड़ा। मैंने 3 अलग अलग सरफेस निकाली, उनका एडिशन किया, पता नहीं क्या क्या किया। यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन है क्या सिलेंडर में? है ही नहीं। क्यू इन 0 है तो नेट फ्लक्स 0। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज ही नहीं रखा तो उसमें से फ्लक्स 0 अपने आप हो गया। बस यही बोलता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन लॉ। क्विक रिवीजन, ठीक है। क्या क्या देखा? पहला जो क्वेश्चन देखा था रिंग वाला, वो काम का नहीं है, हटा दो, ठीक है। सीधे आ जाओ पॉइंट बाई पॉइंट पर। पहली चीज़ मैंने देखी एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी कि अगर मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। किसी भी एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना मुझे बहुत आराम से आता है। जैसे मुझे रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया एरिया का? दिस इनटू दिस, खत्म, ठीक है। अब बस फर्क पड़ा इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए 2 चीज़, या तो ओपन सरफेस होगी या फिर क्लोज सरफेस होगी, ठीक है। समझ में आ गया? ओपन सरफेस है, मान लो ऐसी एक ओपन सरफेस है तो इधर वाली डायरेक्शन भी नॉर्मल 90 डिग्री पे ऐसे सरफेस रखी हुई है ऐसे, तो ये वाला या ये वाला दोनों वेक्टर ही कोई भी एक पॉजिटिव ले सकते हो। अगर ये पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव। डायरेक्शन लेने का तरीका बता रहा हूँ। क्लोज सरफेस के लिए जैसे कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, इसमें हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल, ये होगी मेरी डीएस की पॉजिटिव डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालना मुझे आता है, ठीक है। अब आ गया फ्लक्स। फ्लक्स क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता। फ्लक्स बोलता है कि अगर किसी भी पॉइंट पर, देखो तुरंत अगर ये एक छोटा सरफेस एरिया वेक्टर ds है, ये किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस ds की वजह से छोटा सा फ्लक्स d फाई जनरेट होगा E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, नहीं डॉट प्रोडक्ट, और ये हो गया E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है E वेक्टर का ds के साथ। E और ds अगर थीटा एंगल बना रहे हैं तो छोटा फ्लक्स ये होता है। अगर छोटा सा फ्लक्स ये है तो पूरी की पूरी क्लोज सरफेस के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ, पूरी की पूरी क्लोज सरफेस के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो नेट फ्लक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन छोटा छोटा मिला के ऐड कर देना, छोटा छोटा मिला के ऐड कर देना। क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उस पूरे का एरिया वेक्टर निकाल दो। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आ जाओ गॉस लॉ पे। गॉस लॉ कुछ नहीं बोलता है। गॉस लॉ बोलता है फॉर एनी क्लोज सरफेस, अगर मेरे पास कोई सरफेस क्लोज है, फॉर एनी क्लोज सरफेस फाई इज गिवन एज क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है, उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। साथ ही मैंने ये पढ़ा है कि फाई की वैल्यू क्लोज सरफेस के लिए यहाँ से ये है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर दूँ तो फाई की नेट वैल्यू आ जाती है क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इन s। ये हो गया गॉस लॉ। समझ में आ गया? ये तो है मीडियम के लिए, सॉरी ये तो है फ्री स्पेस के लिए, क्योंकि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मेरे को मीडियम दिया हुआ है तो, मीडियम दिया हुआ है तो फाई हो जाएगा क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन m, यानी कि उस मीडियम की परमिटिविटी रख दूंगा बस। इस पूरे फॉर्मूले में एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन m रख दो तो मीडियम के लिए आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ये हुआ इस चैप्टर का सबसे मेन पोर्शन खत्म। इस वीडियो को बार बार देखना, लगातार देखना, बहुत अच्छे से देखना। ये बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स हैं, बार बार काम आएंगे। ये कंसेप्ट कर लिए
तभी अगले वीडियो को देखना जो आएगा। अगले वीडियो में हम ये चैप्टर से गॉस लॉ के एप्लीकेशन निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको अच्छे से देखना, बार बार देखना। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।